So, very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya guys. आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट. आप लोगों को पहले ही स्केड्यूल में मिला था, राइट आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मालूम है क्लोज टेस्ट क्या है, किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है एग्जाम में क्लोज टेस्ट क्या है, उसका क्या रोल है, क्योंकि वो मे बी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं. तो डोंट वरी, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बेसिकली बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट. अब क्लोज टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि क्लोज टेस्ट के एक क्वेश्चन का मतलब होता है 5 से 10 क्वेश्चंस. ठीक है, पहले मैं आप लोगों को पैटर्न समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं, कैसे आप इनको प्रैक्टिस करोगे, इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है गाइस, स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू एनी ऑफ यू इज न्यू टू अवर चैनल देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे हमारे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. जो भी अपडेशंस होंगे एग्जाम रिलेटेड, जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होंगे, वो उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है. ऑलराइट, सो गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट की अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को 5 से 10 क्वेश्चंस जो हैं, समटाइम्स ऐसा होता है 5 क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स 6 होते हैं, कई बार 8 होते हैं, कई बार 10 होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जाम हमारे पास क्लोज टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चंस यानी कि 5 से 10 मार्क्स का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोज टेस्ट. जैसे कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, सिमिलरली ऐसा ही होता है. अगर क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों एक साथ एक सेट में आ जाता है ना, तो दोनों के बेसिस पे 5-5 क्वेश्चंस ही इन जनरल पूछे जाते हैं. ठीक है, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, 5 क्लोज टेस्ट के, अगर एक ही सेट में दोनों हैं तो. ऑलराइट, उसके बाद इसका पैटर्न क्या होता है, पैटर्न की बात कर लेते हैं. तो इट इज जनरली अ पैराग्राफ. ये एक पैराग्राफ होता है बट नॉट कंप्लीटेड, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है. एक पैराग्राफ आपको दिया है, उस पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं, लाइक दिस. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अभी एक बार दिखा देती हूँ, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ. यू कैन सी सम ब्लैंक्स आर देयर, 1 2 3 4 5, दीज आर द ब्लैंक्स. तो आपको क्या करना होता है, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है. ठीक है, जिसको फिल इन करने के लिए, एक ब्लैंक को फिल इन करने के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, उन 5 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द पैसेज. तो अकॉर्डिंगली आप पैराग्राफ को कंप्लीट करते हो. ये होता है पैटर्न क्लोज टेस्ट का. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. अटेम्प्ट करने का मेथड तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, एंड एक इजी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट भी करेंगे. ठीक है, हम पहले समझते हैं कि हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. एज आई सेड कि वेटेज ज़्यादा है, 5 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट. हम इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते जो हमारे पास 5 से 10 मार्क्स की वैल्यू रखता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है. चलिए, अब एक बार हम लोग अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखेंगे. उसके बाद सबके अपने अपने ट्रिक्स होते हैं. अगर किसी का रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, डू इट बाय द ओन सेल्फ, राइट. चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होता है, पैराग्राफ बेस्ड जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले हमें पैराग्राफ को गो थ्रू करना होता है, जिसे हम स्किम भी कहते हैं, स्किमिंग ऑफ अ पैसेज. ठीक है, गो थ्रू करना मतलब पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से रीड करना है, समझना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बेसिकली क्या आइडिया है, ऑथर बोलना क्या चाहता है, ऑथर हमें बताना क्या चाहता है जिसने भी वो पैराग्राफ लिखा है. ठीक है, गो थ्रू किया तो हल्का सा इंफॉर्मेशन मिल गया कि किस चीज़ के बारे में ये हमारा पास पैसेज है, ये इस पैसेज का सब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे टोन ऑफ द पैसेज, जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करते हैं कि टोन जो है वो पॉजिटिव है, कोई अच्छी बात की गई है किसी भी चीज़ के बारे में, या नेगेटिव है, किसी भी चीज़ को अपोज किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, नेगेटिव बोला गया है. टोन ऑफ द पैसेज कैसे हेल्प करती है आप लोगों को वर्ड्स चूज करने में. अगर पैसेज पॉजिटिव है तो ऑप्शंस में से जो भी आपको फिल इन करना है, मे बी आपको वही वर्ड्स फिल इन करने हो जो पॉजिटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव वाले नहीं, राइट. तो अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्ड चूज करने में हेल्प मिलता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रामर. इसको स्लैश कर देना, ग्रामर
देन वी हैव एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ग्रामर एंड एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? देखिए, बेसिक ग्रामर का मतलब क्या होता है? सेंटेंस फॉर्मेशन समझना। अगर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन समझते हो, आपको जैसे मैंने बताया हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, क्लोज इज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। एक ही पैराग्राफ है, उसमें ही फिल इन करते जाना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन समझ जाएं तो हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड एक्चुअल में फिट होगा। तो वहां पर काम आता है आपका बेसिक ग्रामर। कई बारी जो ब्लैंक्स होते हैं, अब हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो ब्लैंक्स दिए जाएंगे वो कौन से होंगे? वोकैब्युलरी वाले, ओनली वर्ड्स विल बी देयर, राइट। लेकिन क्लोज टेस्ट के मैटर में हम लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ वोकैब्युलरी नहीं हो सकती, एनी ग्रामेटिकल वर्ड, देयर कैन बी अ प्रोनाउन, देयर कैन बी अ वर्ब, देयर कैन बी एन एडजेक्टिव, देन वी कैन हैव प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी तरह का ब्लैंक जो है हो सकता है। और इसके लिए प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन बेस्ड होते हैं हमारे पास क्लोज टेस्ट में। तो इसके लिए आपको प्रेपोजिशन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और हम लोग को लगता है कि ये जो जो वर्ड्स फिट इन नहीं हो सकते, हमको लगता है सही नहीं है, उनको एलिमिनेट करके जो फिट हो सकते हैं उनमें से अप्रोप्रिएट वन चूज करते हैं, ठीक है। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद वोकैब्युलरी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, बेसिक वोकैब्युलरी एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, सो दैट जो भी आपको सेंटेंस दिया है, जो भी आपको पैराग्राफ दिया है, उसका बेसिक आइडिया समझने के लिए हम लोग को बेसिक वोकैब्युलरी आनी चाहिए। तो यस, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता एक्यूरेसी के साथ क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो हम क्लोज टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एकदम से नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहली बार अटेम्प्ट करेंगे ये सब चीजें एकदम से नहीं आएंगी। यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू विल लर्न दीज थिंग्स विद प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितने ज्यादा रीडिंग इंप्रूव करोगे, उतने अच्छे से और एक्यूरेसी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है आपका बैंक क्लर्क के एग्जाम से ही, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपका लिया है क्लोज टेस्ट का। इसका लेवल जो है ना एग्जाम में हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। तो आज हम एक इजी लेवल करेंगे, एक और क्लास आपका मैं क्लोज टेस्ट का लूंगी कमिंग वीक में, जिसमें हम लोग मॉडरेट लेवल करेंगे। सो लेट्स रीड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में क्या बोला गया है? इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर सम ब्लैंक्स which has been numbered, जिनको नंबर दिया गया है, जैसे हमने देखा 1 2 3 4। these numbers printed below the passage and against each 5 options are given। हर एक के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है, जो लगता है ब्लैंक में अप्रोप्रिएटली फिट इन हो सकता है, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली उसको सही बनाता है, सेंटेंस को सेंस जो है सेंटेंस का सही बनाता है, आपको वही चूज करना है, ठीक है। सो दिस इज योर पैराग्राफ, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या करना होता है? हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को पैसेज को गो थ्रू करना होता है। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, टोन ऑफ द पैसेज एनालाइज करते हैं और ब्लैंक्स को फिल करते जाते हैं, ठीक है। सो जल्दी से अगर आप लोग पैराग्राफ को स्किम कीजिए, आई एम गिविंग यू अ मिनट, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, सो दैट आप लोग पैसेज को जल्दी से रीड कर लो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से रीड कर लीजिए, पैसेज को गो थ्रू कर लीजिए एक बार। सो आई गेस अभी तक आप लोगों ने पैसेज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्स्ट 2 3 लाइंस रीड करके ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर रेलिवेंट नाउ देन एवर बिफोर। जो भी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे बेटर है, क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या नहीं है, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। और बेसिकली एक इंटरव्यू हुआ है जनरल सेक्रेटरी, कॉमनवेल्थ जनरल सेक्रेटरी का, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो नाउ वी विल रीड वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करेंगे एंड हम क्या करेंगे उसके बाद वर्ड्स को फिट इन करेंगे। तो लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस। आउटगोइंग कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल एक्सप्लेन्स डैश द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर रेलिवेंट नाउ देन एवर बिफोर। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से ज्यादा बेटर क्यों है, पहले से ज्यादा बेटर क्या है, पहले से ज्यादा बेटर कैसे है, कब है, कहाँ है। तो क्या अप्रोप्रिएट होना चाहिए? वाई।
राइट उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पहले से ज़्यादा रेलिवेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास 1। नेक्स्ट वन पे जाते हैं सेकंड। दीज आर द ऑप्शंस एज यू कैन सी प्रेपोजिशन बेस्ड हैं। एज ही प्रिपेयर्स टू हैंड ओवर द लीडरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ आफ्टर 8 years, वो रेडी थे कि इसका जो लीडरशिप है वो हैंड ओवर किया जाए। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, अपना जो भी आप काम कर रहे हो वो किसी और को देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, ठीक है। आफ्टर 8 years डैश द ड्राइवर सीट। अब हम लोग यहाँ पर बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि हम लोग बोलते हैं ही इज ऑन द ड्राइवर सीट, है ना। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ड्राइवर सीट पर होने को हम ऑन बोलते हैं, लेकिन यही हम लोग गलती करते हैं। एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, इन द ड्राइवर सीट। दिस इज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आफ्टर 8 years इन द ड्राइवर सीट, उन्होंने अपना लीडरशिप हैंड ओवर करने के लिए रेडी थे आफ्टर 8 years, जो भी उनके लीडरशिप में थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाली लाइन पर। सेक्रेटरी जनरल इज नाउ ऑफ द व्यू दैट कॉमनवेल्थ इज मोर रेलिवेंट दैन एवर बिफोर। उनको ये ही व्यू था उनका कि ये कॉमनवेल्थ जो है वो रेलिवेंट है पहले से। विद इट्स फेस टर्न्ड फॉर्मली टू द फ्यूचर। इट्स फेस टर्न फॉर्मली टू द फ्यूचर मतलब फ्यूचर के जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं, इट्स रेडी टू फेस देम, कुछ ऐसा बोला गया है। डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, व्हाट डैश से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डैश से, व्हाट डूमस्टर्स से, व्हाट बूनस्टर्स से, व्हाट डूमसेयर से, व्हाट क्रिटिक से, व्हाट वेल विशर से। सो इसको फिल इन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली मीनिंग पता होना चाहिए फॉर ईच वर्ड। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि कॉमनवेल्थ जो है वो पहले से बेटर है, डजेंट मैटर, इसके बावजूद बेटर है कि कोई क्या बोलता है। अब जो बोलने वाले होते हैं, जो अपोज करने वाले होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो किसी भी चीज को अपोज करते हैं या किसी भी चीज का जो बुरा होने वाला होता है वो बताते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्ड चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डूमस्टर। डूमस्टर हम किसे कहते हैं, उस पर्सन को जो प्रिडिक्ट करता है कोई भी डिजास्टर, ठीक है। जो प्रिडिक्ट करता है कोई भी डिजास्टर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डूमस्टर कहते हैं। देन बूनस्टर, बूनस्टर हम उसे कहते हैं जो कुछ भी अच्छा होने वाला हो उसको प्रिडिक्ट करता है, उसके बारे में पहले ही बता देता है। देन वी हैव डूमसेयर। डूमसेयर कौन होता है, वो पर्सन अगेन जो कुछ गलत होने वाला हो तो बताता है। क्रिटिक होता है अपोज करने वाला। देन वी हैव वेल विशर। वेल विशर्स कौन होते हैं, जो हमेशा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है, कि वो हमेशा ही फ्यूचर का जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने के लिए रेडी है, डिस्पाइट व्हाट डूमस्टर्स से। डूमस्टर्स मतलब जो डिजास्टर बताते हैं, आगे कुछ बुरा होने वाला हो उसके बारे में जो प्रेडिक्ट करते हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी रेडी है, ये बोला गया है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, फिफ्थ वन। विद अ चार्टर क्राफ्टेड अंडर हिज गाइडेंस एक्सेप्टेड बाय द 53 मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 2012, the organization has become an incubator for big ticket ideas as the multilateral debt swap for climate action adopted at the last Commonwealth Hills of the। देखो इतना सारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे मैं ये लाइन बाय लाइन रीड कर रही हूँ, आपको सिर्फ वही लाइन पे फोकस करना है। आपने पहले एक बार गो थ्रू कर लिया पैराग्राफ को कि क्या है पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन। नाउ यू डोंट हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, आपको सिर्फ वही लाइन पे फोकस करना है जिसपे आपको ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। The Commonwealth is not a boutique organization, it is a global good and because of dash composition if the Commonwealth can agree on something important। देखो क्या बोला गया है, तो कॉमनवेल्थ जो है वो एक बुटीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक ग्लोबल गुड है। एंड बिकॉज ऑफ डैश कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ देयर कंपोजिशन, हिज, इट्स, हर, इट्स। अब किसकी बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन की ही बात की गई है। दैट मीन्स आपको जो वर्ड चूज करना है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक नॉन लिविंग नाउन, ग्रामर आ गया यहाँ पर, जिसके लिए हम लोग देयर नहीं लगा सकते, हिज नहीं लगा सकते, हर नहीं लगा सकते। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, इट्स एंड इट्स। अब ये वाले दो जो इट्स होते हैं ना, इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, जब अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम लोग इट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इट इज, ठीक है। और जो ये वाला इट्स होता है, इसका मतलब होता है पोजेशन शो करना।
अगर मैं बोलूँ इट्स रेनिंग तो मैं ये वाला इट्स यूज करूंगी, दैट मीन्स इट इज रेनिंग। अगर मुझे बोलना हो इट्स योर्स तो मतलब ये तुम्हारा है, तो उस वक्त मैं कौन सा यूज करूंगी, ये वाला इट्स। तो क्या यू बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन, दैट मीन्स ऑप्शन ई इट्स, ITS विदाउट एनी साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। ठीक है, फिफ्थ वन पे मूव करते हैं जल्दी से। इट इज ऑलरेडी अ प्रोटोटाइप ऑफ ग्लोबल आइडिया सेड मिस्टर शर्मा इन एन इंटरव्यू डैश हिंदू इन हिज ऑफिस। उन्होंने किसके साथ एक इंटरव्यू में कहा, द हिंदू के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में कही ये बात, जो भी बात कही गई है डजेंट मैटर, हमारे लिए मैटर नहीं करता क्या बात कही गई है, क्योंकि हमको सिर्फ ब्लैंक फिल इन करना है। तो इंटरव्यू विद होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू किसी के लिए नहीं था, टू भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा। एट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, किसी ऑफिस में या किसी जगह पर इंटरव्यू हुआ तो हम एट, लेकिन उनका इंटरव्यू किसके साथ हुआ, द हिंदू के साथ, जो एक न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विद द हिंदू, और कहाँ पर, इन हिज ऑफिस इन मार्लबोरो हाउस, द ग्रैंड 300-year old building that houses the Commonwealth Secretariat, that has the Commonwealth Secretariat in London, that carries, that holds or carried। देखिए, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ऑप्शन चूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैरीज होना चाहिए, राइट, दैट कैरीज कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट इन लंदन। बट हमारे पास इससे भी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो है हाउसेस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 300-year old building that houses the Commonwealth Secretariat in London, अब houses वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, that houses the secretariat का मतलब कि there is some space in that building that is specially for this particular person or this particular thing, जहाँ पर स्पेशली सिर्फ उन्हीं के रहने के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए उस बिल्डिंग में वो जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है, या बिल्डिंग में जो स्पेस है वो बनाई गई है। ठीक है, कैरी का मतलब होता है होल्ड करना, होल्ड करना एज एन अपनी आर्म से, अपने हैंड से कैरी करना किसी चीज को, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग की बात हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन 7। मिस्टर शर्मा कॉल्ड इट्स डैश अ watershed that emerged after widespread consultation। मिस्टर शर्मा डैट्स इट्स adopted a, no, formation, creation, created। These are the three options जो हम यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर शर्मा कॉल्ड्स इट्स फॉर्मेशन अ वाटरशेड, इट्स क्रिएशन अ वाटरशेड, और इट्स एडॉप्शन अ वाटरशेड। तो करेक्ट वन क्या होना चाहिए, कॉल्ड इट्स एडॉप्शन a watershed that emerged after widespread concentration including the civil society। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 8 पे मूव करेंगे जल्दी से। नाउ वी हैव 5 वर्ड्स देयर, और ये 5 के 5 वर्ड्स आप लोगों के लिए हल्का सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बिकॉज मे बी आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, अगर आपको एक कोई भी ब्लैंक है, उसमें एक जो भी ब्लैंक के लिए आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस दिए हैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 है, मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा इनके मीनिंग समझना। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो उसके आप स्किप कर दो ना, व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर। इसका मतलब ये तो नहीं है आप पूरा का पूरा पैराग्राफ स्किप कर दो। यू हैव 9 ऑप्शंस एज वेल, 9 क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, वो सही से अटेम्प्ट करो। एक ऑप्शन की वजह से सारे गलत नहीं करने हैं, क्योंकि बेशक ये एक पैसेज का पार्ट है, बट अगर आप लाइन बाय लाइन लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आप इन्हें अटेम्प्ट करते हो तो एक्यूरेसी आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। क्या बोला गया है, अराइजेज नॉट जस्ट फॉर द मैसेज एंड गोल्स ऑफ इट इन्विजन्स बट ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल डैश, पॉलिटिकल एंट्रीनर्स। एंट्रीनर्स का मीनिंग क्या होता है, प्राइवेटली। ठीक है, उसके बाद कैटे ब्लांच, कैटे ब्लांच का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम, कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एनीथिंग, अपनी विशेष पे आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है अ फेवर। ठीक है, अ फेवर जो आपने किसी को दिया क्योंकि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है। ठीक है, देन वी हैव अवेंटगार्ड, जिसका मीनिंग है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडिया, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं न्यू मेथड्स। देन वी हैव ब्रिक-अ-ब्रैक, ब्रिक-अ-ब्रैक का मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स। ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें पहनने के लिए, लाइक ऑर्नामेंट्स।
अब यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. आई हैव टोल्ड यू मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. क्या बोला गया है? दिस इज नॉट जस्ट मैसेज गोल्स एंड इन्विजन बट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट. सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन पे मूव कर जाते हैं. पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम member states of commonwealth, from political freedom of member states to the commonwealth. freedom by होता है, freedom to होता है या freedom for होता है. तो freedom from, ठीक है. बेसिकली जो हमने मीनिंग समझा इस वर्ड का वो था फ्रीडम. तो फ्रीडम के साथ हम लोग कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड लगाते हैं? फ्रॉम. ऑल राइट. तो यहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रॉम होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आगे देख लीजिए. Member states to the Commonwealth Ministerial Action Group dash is tasked with assessing and dealing with serious persistent violations. अब हमारे पास एक ग्रुप की बात की गई है. कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप की हमारे पास बात की गई है. ग्रुप के लिए हु बोलेंगे, व्हाट बोलेंगे, विच बोलेंगे, व्हेन बोलेंगे या वाई बोलेंगे. देखिए ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. ठीक है. हमारे पास बचा हु एंड विच. हु हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं? एक पर्सन के लिए. ठीक है. जब भी हम एक ग्रुप की बात करें, कुछ भी नॉन लिविंग की बात करें, जनरली वी यूज विच. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? विच इज tasked with assessing and dealing with serious and persistent violations of the core values represented in charter. So appropriate answer should be option C for question number 10. All right, so this is the whole passage, the whole closed test जो आज की क्लास में हम लोग को करना था. स्टूडेंट्स, आई गेस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना था. जो भी पॉइंट्स मैंने बताए याद रखिएगा. दिस वाज एन इजी लेवल क्लोज टेस्ट. कल नहीं, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा बेसिकली उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक और क्लोज टेस्ट करेंगे जो आपका मॉडरेट लेवल का होगा. ठीक है. आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. अगर हेल्पफुल है तो मॉक्स अटेम्प्ट करो, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम बेस्ड होते हैं तो आपको पता चलता है आपकी स्पीड कितनी है. क्योंकि एग्जाम में 20 मिनट कब निकलेंगे ना, समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गया वो 20 मिनट का सेक्शन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टाइमर के साथ करें, जिसके लिए मॉक्स इज द बेस्ट और द बेस्ट. ठीक है. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय.